Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the chemistry chapter number 2 which is the changes in our around us. ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कल बाकी रह गया था. तो कल मैंने आपको केमिकल चेंज तक पढ़ाया था, इसके एग्जाम्पल को हम लोग को डिस्कस करना था. तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर. ठीक है, किसका? केमिकल चेंज का. केमिकल चेंज में मैंने आपको क्या बताया था कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस बनता है और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो उस सब्सटेंस की जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, है ना. इसमें क्या होता है केमिकल चेंज में कि कोई भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वो खो देता है. ठीक है, उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. और इसमें क्या होता है, ये जो चेंज होता है केमिकल चेंज वो परमानेंटली होता है एंड ये इरिवर्सिबल होता है. मतलब फिर से वो जो सब्सटेंस है वो अपनी पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं जा पाएगा. तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें इसका बर्निंग ऑफ पेपर, तो बर्निंग ऑफ पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब बोल रहा है कि टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक छोटे से पेपर का टुकड़ा लो और बर्न इट इन द मैच स्टिक, और इसे माचिस से जला दो. तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हो आप? वेन पेपर बर्न्स, मतलब जब पेपर जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है एंड ऐश जो है वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये तो हमारे पेपर की प्रॉपर्टी ही नहीं थी. हमारा पेपर क्या था? वो सिंपल सा पेपर था, उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड था क्या? वेपर था क्या? नहीं. तो जब इसमें मतलब चेंज हुआ, इसको हमने जलाया तो इसके अंदर नई प्रॉपर्टीज़ आ गई. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज. ओके, सेकेंड है इसमें बर्निंग ऑफ वुड एज लाइक सेम बर्निंग ऑफ पेपर. देखिए, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वुड, जैसे ही हम लोग लकड़ियों को जलाते हैं तो नया सब्सटेंस जो होता है जैसे एक फॉर्म होता है, जैसे कि उसमें से राख निकलती है, उसमें धुआं निकलता प्रोड्यूस होता है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है जो कि वुड की नहीं होती. दस बर्निंग ऑफ वुड इज़ इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, बिकॉज जो राख है वो दोबारा वुड में नहीं चेंज हो पाएगी. जो स्मोक है, जो ऐश है, वो फिर से दोबारा जो है वो वुड में, लकड़ी में नहीं बदल पाएगा. इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज. थर्ड इसका एग्जाम्पल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग कन्वर्ट द ग्रे सॉलिड आयरन इनटू द रेडिश ब्राउन पाउडर्ड सॉलिड विच कैन नॉट बी मैग्नेटाइज. देखिए, लोहे की खासियत क्या होती है, आयरन की खासियत क्या होती है कि वो मैग्नेटाइज होता है. मतलब मैग्नेट से क्या होता है उसमें मतलब चिपक जाता है मैग्नेट से, अगर मैग्नेट को उसके पास लेके आएंगे. लेकिन अगर लोहे में किसी भी, लोहे की बाल्टी हो गई या लोहे का कोई पाइप वगैरह हो गया, किसी भी मतलब तरह के लोहे का कोई भी सब्सटेंस हो, तो उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर उसमें जो है रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, मतलब उसमें जंग लग गई, तो वो अपनी मैग्नेटाइज की प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से खो देगा. सिंस ये प्रॉपर्टीज़ जो होगी रस्ट आर डिफरेंट हो जाएगी आयरन की, देयरफॉर रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज. ओके, फोर्थ है इसमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. वेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, जब हम मैग्नीशियम के पीस को रिबन से हीट करते हैं फ्लेम में, इट बर्न्स डेजलिंग लाइट, उसमें से सफ़ेद कलर की एक धुएंधार लाइट निकलती है. ठीक है, पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें से और क्या निकलता है, प्रोड्यूस होता है वाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से, जो कि प्रॉपर्टीज़ नहीं है मैग्नीशियम की. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज. फिर है 5 वाला सोरिंग ऑफ मिल्क. मिल्क जो होता है वो स्वीट होता है, लिक्विड होता है, वेयरएज जब ये कर्ड बनता है तो ये खट्टा टेस्ट में हो जाता है, सोर हो जाता है टेस्ट में, एंड इसका सेमी सॉलिड टेस्ट हो जाता है, स्टेट हो जाती है. तो सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज क्योंकि ये क्या होता है कि फिर से जो दही है वो दूध में बदल नहीं सकता. ठीक है, एक बार जो दूध से दही बन गया तो फिर वो दही से दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. फिर इसमें देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के बताए गए हैं. ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल में भी क्या है कि अगर हम लोग कैंडल जला दें, ठीक है, तो उसका वैक्स तो हमें मिल जाएगा, लेकिन क्या फिर से वो कैंडल बन जाएगी? नहीं बन पाएंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. फिर देखिए यहाँ पर दिया है कुकिंग ऑफ फूड. अगर एक बार भोजन पक गया तो क्या फिर हम उसे कच्चा फिर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट बिटवीन दिया है, डिफरेंट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज.
ठीक है। तो क्या चेंजेस हैं फिजिकल एंड केमिकल में, तो आप लोग को बस लर्न कर लेना है, मैं आपको फटाफट बोल देती हूँ। ओनली फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सब्सटेंस चेंज होगा। केमिकल में क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ सब्सटेंस की क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है वो अपना आइडेंटिटी मतलब लूज़ नहीं करता है, जैसे मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, अपनी सब्सटेंस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल स्टेट को चेंज कर लेता है। ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट है नो यूज सब्सटेंस आर फॉर्म। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है किसमें, फिजिकल चेंज में। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज का लास्ट पॉइंट है क्या कि द चेंज इज़ टेम्परेरी एंड मैनी केसेस ओरिजिनल स्टेट इज़ रिस्टोर्ड। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा क्या होता है कि वो वापस से अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। एग्जाम्पल चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, ये यूजली परमानेंट होता है एंड इसकी ओरिजिनल स्टेट जो होती है कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, मतलब दोबारा उसको नहीं चेंज किया सकता। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ अ पेपर। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो वर्कशीट है उसमें भी कुछ एग्जाम्पल तरीके से दिए हुए हैं, आप लोगों को करना है, इसे बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा इनडिज़ायरेबल चेंज है, कौन सा डिज़ायरेबल चेंज है। ओके, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि चेंज इन इन्वॉल्व एनर्जी। आपको पता है कि जब कोई चेंज होता है, किसी भी तरीके का चेंज होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगती ही है ना, कोई ना कोई एनर्जी तो उसमें लगेगी ना भाई। कोई भी काम हो रहा है तो उसमें एनर्जी खर्च हो रही है ना। तो वो कैसे होती है, इसमें दो मेथड इन्वॉल्व हैं। एक है एंडोथर्मिक चेंज इसमें होता है और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक चेंज। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोथर्मिक चेंज। ठीक है, चेंज इन्वॉल्व एनर्जी, मतलब एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, चलिए देखते हैं। तो ग्लूकोज प्लस हीट, मतलब ग्लूकोज को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ टंग। ठीक है, तो कूलिंग अफेक्ट ऑफ टंग, तो हमारी जीभ पे क्या एक मतलब ठंडा सा लगेगा। तो चेंज इन ड्यूरिंग विद द हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज। ठीक है, जो चेंज होता है हीट करने पर जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक चेंज उसे बोलते हैं। इंडो का मतलब होता है अंदर, इन मतलब थर्मिक मीन्स मतलब हीट क्या हो रही है, अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो एंड एंडोथर्मिक चेंजेस जो होता है वन इज विच कूलिंग इज ऑब्जॉर्ब, कब होता है समझ में आता है हमें, जब ये ठंडा हो जाता है कोई सब्सटेंस। एग्जाम्पल इफ़ यू पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अगर हम छोटे से अमाउंट ले लें ग्लूकोज का, अपने जीभ पर रखे उसे, तो वो घुल जाएगा, तो फिर हमारे टंग पे क्या फील होगा, ठंडा ठंडा फील होगा, कूल कूल फील होगा, है ना। यहाँ पर आप लोग ठंडा ठंडा कूल मत समझ लीजिएगा। ओके, फिर है एक्सोथर्मिक चेंज। एक्सोथर्मिक चेंज में क्या होता है, एक्सो का मतलब आउट, इंडो मतलब इन। साइंस में अगर आप लोग टर्म याद कर लेते हो तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आप लोग को टर्म के हिसाब से फटाक से आंसर दे दोगे। तो एक्सो का मतलब आउट होता है बेटा। ठीक है, तो चेंज ड्यूरिंग विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या था कि एनर्जी मतलब क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। अब यहाँ पर एक्सो है यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, आउट, बाहर निकल रही है ना। तो चेंज ड्यूरिंग द विच इट इज एनर्जी इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स आउट एंड थर्मिक मीन्स हीट। एंड एक्सोथर्मिक चेंज इज़ वन ऑफ विच हीट इज़ लिबरेटेड। इसमें हीट क्या होती है, हीट जो होती है वो बाहर निकलती है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, स्टैकिंग ऑफ लाइम, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस। फिर है हमारा इवोपोरेशन। व्हाट इज़ अ इवोपोरेशन, तो इवोपोरेशन क्या होता है आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो एंड आपको फिर से क्लास 7 में पढ़ना है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज़ नोन एज इवोपोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। When heat is supplied to a liquid, that molecule start vibrating with increasing speed and the particles in liquid move into direction, ठीक है, all direction. This increased amount of kinetic energy reduce the force of attraction between the existing molecule and the molecule leaves surface change into the vapor state. जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, मान लिया हमने पानी को गर्म कर रहे हैं, हम पानी को जब गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद उसमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देने लगते हैं नीचे ना। वो क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर क्या होते हैं, नीचे सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, फिर उसके ऊपर का, फिर सबसे ऊपर का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब कोई भी लिक्विड को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनका इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम हो जाएगा, है ना। वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, तो उनको स्पेस मिलेगा तो वो हर जगह अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन होती है इवोपोरेशन में, वेपर स्टेट में। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको, वेपर स्टेट मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्या है, शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, इवोपोरेशन, हीट एनर्जी, लिक्विड स्टेट लेस काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लेकिन जब हम लोग उसे हीट कर रहे हैं, हीट एनर्जी क्या वो निकल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर मोर काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर देखिए रोल ऑफ इवोपोरेशन इन नेचर, हमारे नेचर में किसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये क्या है, ये कोई तालाब वगैरह है, पानी आ रहा है उसमें से, ठीक है। तो ये क्या लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर हो रहा है, मतलब जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि कुछ वेपराइज हो रहा है इसका पार्ट, तो वेपराइज होकर वो ऊपर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है नेचर का। फिर देखिए इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन इवोपोरेशन, क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इवोपोरेशन की कंडीशन में उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, पार्टिकल जो होंगे वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे, बिगिन टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, वो और तेज़ी से रैपिडली करने मूवमेंट करने लगेंगे। एज ए रिजल्ट देयर टेंडेंसी टू एस्केप इंक्रीज, ठीक है। तो उनकी टेंडेंसी जो होगी वो एस्केप हो जाएगी, गायब हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोग का इवोपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे हम लोग इवोपोरेशन को इंक्रीज़ करेंगे विद इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इवोपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। इवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना होता है, इट मीन्स इवोपोरेशन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ एग्जिस्टिंग लिक्विड। इवोपोरेशन टेक प्लेस इन एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इवोपोरेशन हो सकता है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो गया। तो अब देखिए जो भी पॉइंट बचे हैं, बॉयलिंग, कंडेंसेशन, डिसोल्यूशन, ठीक है, जो भी बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये आपको के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।